हेलो जनता, आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच एक और क्लास 12th के इंपॉर्टेंट चैप्टर का वन शॉट लेके। चैप्टर का नाम है बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखते ही थोड़ा सा घबराहट हो रही है क्या? बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं बेटा इस चैप्टर में, लेकिन और नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग शायद इस चैप्टर को जो पढ़ते हो ना, तो आपको अच्छे से बेसिक्स नहीं सिखाए जाते हैं जो इस चैप्टर को समझने के लिए जरूरी है। इस चैप्टर में बेटा आपको अगर अच्छे से कमांड करना है तो आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस पे अच्छे से कमांड करना पड़ेगा। और आपने जो क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा है उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो भी आपको इस चैप्टर में यूज होते हुए दिखाई देते हैं प्रॉब्लम्स में। तो अगर आप वो सब चीजें भूल गए हो तो बेटा फिर ऑब्वियस सी बात है, दिक्कत होगी। तो नेक्स्ट 90 मिनट्स में आप लोगों को मैं इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट बेसिक्स भी कवर करवा दूंगा। बेसिक्स मतलब कि जो इवन प्री रिक्विजिट्स हैं इस चैप्टर को समझने के लिए, रिलेशन एंड फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी कवर करवा दूंगा। उसके साथ साथ सारी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी कवर करवा दूंगा। तो तुम्हारी जिंदगी में नेक्स्ट 90 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम इस चैप्टर पे कमांड करना चाहते हो तो। और सिर्फ ना इस चैप्टर पे, अगर तुम बेटा बोर्ड एग्जाम में 100/100 टारगेट कर रहे हो तो इस नाम को याद रखना। इस नाम के साथ स्टार्टिंग से जुड़ जाओ। मैं गारंटी दे रहा हूं जितनी मेहनत तुम करोगे उसकी डबल ट्रिपल मेहनत मैं तुम्हें यहाँ पे करता हुआ दिखाई दूंगा। अपने साथ तुमको खींचूंगा, पुश करूंगा, तुमको कंफर्ट जोन से बाहर भेजूंगा। और सिर्फ बोर्ड एग्जाम में नहीं, तुम सीयूटी एग्जाम में भी 100% लेकर आओगे मैथ्स में, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर तुम इस नाम को अपनी जिंदगी में डाल देते हो फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तो ही बात बन पाएगी बेटा। चलो कहानी को चालू करते हैं और आते हैं बेटा। हमने जब रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ा था तो हमने एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में भी पढ़ा था। तो अगर मैं बात करता हूं बेटा उस स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन की, तो हमने वन वन फंक्शन के बारे में पढ़ा था और फिर ऑन टू फंक्शन के बारे में पढ़ा था और फिर देखा था कि इनका क्लबिंग क्या कहलाता है। उसको बोलते हैं बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो देखो फंक्शन ही आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं। आई होप आप सबको रिलेशंस एंड फंक्शंस के बेसिक्स आते होंगे। फंक्शंस क्या होता है बेटा? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जहां पे दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई दिखनी चाहिए। एक तो कि आपका जो भी सेट ए है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स बेटा आपके फंक्शन के अंडर जाने चाहिए। मतलब सेट ए का कोई सा भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सबकी सबकी इमेज बननी चाहिए, सबकी मैपिंग होनी जरूरी है। उसके बाद बात करूं बेटा दूसरी कंडीशन की, तो दूसरी कंडीशन मेरी क्या होती है? वन एंड ओनली वन इमेज वाली। मतलब आपके सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। मतलब कोई भी सेट ए का आदमी या फिर एलिमेंट सेट बी के 2 या 3 या 4 ऐसे लोगों से प्यार नहीं कर सकता है। एक इंसान एक ही से प्यार करेगा भाई। यहां के एक से ज्यादा इंसानों को यहां के सेम आदमी से या औरत से प्यार हो सकता है। क्या मतलब है? दोबारा से समझ लो एक बारी, कि अगर यहां पे 1 2 3 है, यहां पर ए बी सी है, तो सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि भैया अगर वन का ए से प्यार है ना तो वन का बी से प्यार नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता हुआ दिखा, एक से ज्यादा मैपिंग होती हुई दिखी सेम इनपुट की, तो आप उसको फंक्शन नहीं बोलोगे। लेकिन एक चीज पॉसिबल है बेटा, क्या? कि यहां पे अगर दो को भी ए से प्यार हो जाए, तो अब देखो ना, वन की भी यूनिक इमेज है, ये वन एंड ओनली वन इमेज है, इसकी भी वन एंड ओनली वन इमेज है। तो वन एंड ओनली वन इमेज वाला फंडा मेरा यहां पे वायलेट नहीं हुआ, इसलिए ये फंक्शन है। अब वन वन फंक्शन क्या होता है बेटा? वन वन फंक्शन मेरे को कहता है कि हर एक इनपुट के लिए आपकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। प्लीज मेरे वर्ड्स को अच्छे से समझना, ठीक है? प्लीज मेरे वर्ड्स को अच्छे से समझना। आप लोग सोचोगे सर हर एक फंक्शन वन वन, मैं तो ऐसा सोच पा रहा हूं कि हर एक फंक्शन वन वन है क्योंकि आपने बोला सर वन एंड ओनली वन इमेज। फिर आप यहां पर भी वही बात कर रहे यूनिक। नहीं बेटा, वन एंड ओनली वन इमेज और यूनिक इमेज में फर्क है। ध्यान से समझना कैसे। जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पे 1 2 3 है, यहां पे ए बी सी है। अगर मैं बात करता हूं बेटा वन एंड ओनली वन इमेज की, तो ये चीज सही है क्योंकि एक की भी वन एंड ओनली इमेज ए है, टू की भी वन एंड ओनली इमेज ये है। लेकिन ये वन वन फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक की यूनिक इमेज नहीं है, दो की ये यूनिक इमेज नहीं है, दो की एक कॉमन इमेज हो गई, दो की एक कॉमन इमेज हो गई। तो बेटा ऐसे फंक्शन को ना हम लोग दूसरे नाम से बुलाते हैं मैनी वन फंक्शन, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वन वन किस टाइप का दिखेगा बेटा? वन वन दिखेगा जहां पे हर एक एलिमेंट की सिंगल आउटपुट होगी और यूनिक आउटपुट होगी। सिंगल आउटपुट के साथ साथ आपको यूनिक आउटपुट भी देखना है, ये क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई होगा तो बेटा आप लोगों का वो वन वन फंक्शन कहलाएगा, जैसे यहां पर। उसके बाद आता है कि ऑन टू फंक्शन क्या है भाई?
ऑनटू फंक्शन का मतलब होता है कि सेट बी में अगर सारे के सारे एलिमेंट्स एज इमेज दिखने लगे, मतलब आपकी कोडोमेन और रेंज क्या हो बेटा, इक्वल हो जाए, कोई सा भी एलिमेंट सेट बी में भी ना छूटे, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, ऑनटू फंक्शन। अब ऐसे फंक्शन जो बेटा वन वन भी हैं और ऑनटू भी हैं एट द सेम टाइम, उनको बोला जाता है वन वन ऑनटू फंक्शन या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन। अब ये बाइजेक्टिव फंक्शन सर आप पढ़ा क्यों रहे हो, इस पे इतना फोकस क्यों कर रहे हो, क्योंकि बेटा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के लिए आप लोगों को बाइजेक्टिव फंक्शन समझना बहुत जरूरी था। अब आप लोगों को समझ आएगा कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को कैसे समझना है। अगर कोई से भी फंक्शन का आपको इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले आपको उस फंक्शन को वन वन और ऑन टू बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप चेक करोगे अगर वो वन वन ऑन टू है तो आप उसका इनवर्स निकाल सकते हो, अगर वो वन वन ऑन टू नहीं है तो उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, लेकिन कुछ तिगड़म करी जा सकती है, ध्यान से समझना। अगर वो वन वन ऑन टू नहीं है तो बेटा उसकी डोमेन्स को रिस्ट्रिक्ट करके, उसकी डोमेन्स को रिस्ट्रिक्ट करके जहां पे वो वन वन ऑन टू हो, उस वाले क्राइटेरिया में, उस रिस्ट्रिक्टेड पाथ में, डोमेन में आप उसका इनवर्स निकाल सकते हो। उसी के अबाउट हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा घूमता हुआ दिखाई देगा। सो इफ अ फंक्शन इज इन्वर्टेबल देन f मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, एंड कन्वर्सली इफ f इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन देन f मस्ट बी इन्वर्टेबल। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आप लोगों को समझ आ गया भाई, अगर मेरे को फंक्शन वन वन ऑन टू दिखता है तो सबसे पहले उसका इनवर्स मैं निकाल सकता हूं, अगर नहीं दिखता है तो मेरे को थोड़ी सी तिगड़म लगानी पड़ेगी। तिगड़म कैसे लगाते हैं अभी आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको एकदम क्लियर कर लूंगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा आपके दिमाग में। ठीक है, चलो भाई कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स की। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वन वन ऑन टू होंगे तभी तो उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल होगा। तो सबसे पहला तो डाउट बेटा हमारे दिमाग में या फिर क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वन वन है या नहीं है। तो चलो मैं आप लोगों के सामने साइन एक्स कॉस एक्स इनका ग्राफ बना देता हूं। आप लोगों को पता है सर साइन एक्स का ग्राफ कैसे जाता है, ऐसे जाता है। और अगर मैं बात करूं कॉस एक्स के ग्राफ की तो आप बोलोगे सर ग्राफ से मैं वन वन ऑन टू कैसे बता सकता हूं। अभी देखो, अभी समझ आएगा, सारी चीजें समझ आएंगी आप लोगों को। तो अगर मैं बात करूं तो बेटा ऐसे, तो आपको पता है बच्चों ये साइन एक्स का ग्राफ है और ये कॉस एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स और कॉस एक्स से ही समझने की कोशिश करना, उसके बाद आपको सारी की सारी बातें ना क्लियर हो जाएंगी। अब ध्यान से देखो बेटा, हम लोग वन वन फंक्शन किसको बोलते थे, हम लोग वन वन फंक्शन किसको बोलते थे, जहां पे आपको एक एलिमेंट एक यूनिक इमेज देते हुए दिख रहा था, है ना, एक एलिमेंट एक यूनिक इमेज देते हुए दिख रहा था। अब आप खुद देखो, अगर आप यहां पे कोई सा भी x पकड़ते हो, मैं कह रहा हूं कि चलो आप लोगों ने पकड़ लिया ये वाला x, ठीक है, आप लोगों ने पकड़ लिया ये वाला x, तो आपको पता है यहां पे ये वाली वैल्यू है y की, ठीक है, मान लो ये रहा मेरा x1, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है बेटा y1। फिर मैं दोबारा यहां पर आया बेटा, यहां पे मान लो अब x तो चेंज हो गया मेरा, ये मान लेते हैं x2 है, लेकिन बेटा देखो आपको पता है ये सबके सब पीक पॉइंट्स है, वन वाला पॉइंट है, तो ये भी क्या है y1 है। तो आप खुद देखो दो डिफरेंट इनपुट्स आपको सेम आउटपुट मैप कर रही हैं, तो ये आपको दिख रहा है कि ये एक मैनी वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन नहीं है। ऑन टू तो है, ऑन टू वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये सर वन वन फंक्शन नहीं है, मैनी वन फंक्शन है। सिमिलरली आप यहां पर भी देख सकते हो, और वन वन फंक्शन देखने का आप क्या कर सकते हो, एक ना यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और देखो वो इंटरसेक्ट कर रही है एक से ज्यादा पॉइंट पे। इसका मतलब क्या है कि आप यहां पे देखोगे तो भी आपको सेम वाई मिलेगा, यहां देखोगे तो भी सेम वाई मिलेगा, फिर बेटा यहां देखोगे तो भी सेम वाई मिलेगा, यहां देखोगे तो बेटा इतने सारे x की वैल्यूज है, इतने सारे इनपुट वैल्यूज हैं जो आपको सेम आउटपुट मैप कर रही है। मतलब ये मैनी वन वाला केस है सर, यूनिक इमेज नहीं मिल रही है यहां पे। तो हम लोग क्या करें, हम लोगों को बेटा चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पढ़ना है, मतलब इनवर्स तो निकालना ही है जो मर्जी करके, लेकिन ये वन वन वाली क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान से समझना, अगर ये चीज समझ गए तो पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा,
मैंने आपको साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा दिखाया और फिर विजुअलाइज करवाया कि बेटा वो आप लोगों को दिख रहा है कि वो मैनी वन फंक्शन की तरह एक्ट कर रहा है, मैनी वन फंक्शन है, वन वन नहीं है, उसका इनवर्स अभी नहीं निकाल पा रहा हूं मैं। ठीक है, ध्यान से देखना, सिर्फ साइन से ही आप समझ जाओगे। बेटा ये होता है आपका जीरो, अगर मैं बात करूं तो ये होता है पाई बाय टू, ये होता है पाई, ये होता है बेटा थ्री पाई बाय टू, ये होता है टू पाई। सिमिलरली बेटा ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ पाई बाय टू, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ पाई एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे करके आपको, अब बेटा ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे ऐसे दो लाइंस बना दूं और सिर्फ इस एरिया को देखना, यहां पे मेरा ग्राफ कैसे दिख रहा है बेटा साइन का, ऐसे दिख रहा है, देखो ध्यान से। यहां पे आप हर एक x के लिए देखो, हर एक y आपको यूनिक मिलेगा। आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना के देख लो, आपको कहीं पर भी एक से ज्यादा इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। मतलब हाँ सर, इस रेंज में, मतलब माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू की रेंज में, ध्यान से समझना क्या बोला है मैंने सर, इस स्पेसिफिक एरिया में या फिर इस स्पेसिफिक रेंज में सर, मेरा जो साइन का ग्राफ है, साइन का जो फंक्शन है, वो वन वन फंक्शन बन चुका है। मैंने क्या किया, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया बेटा। मैंने इसकी डोमेन, वैसे आपको पता है साइन की डोमेन क्या होती है, यू कैन पुट रियल नंबर्स, एनी नंबर। बट अगर मैं सिर्फ माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में साइन का ग्राफ देखूं तो बेटा ये वन वन में कन्वर्ट हो जाता है। ये वन वन में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपको ग्राफ से पता चल रहा है। फिर एक स्मार्ट बच्चा आप में से बोलेगा कि सर आप सिर्फ माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू देख रहे हो, लेकिन आप पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू भी देखोगे तो आपका सर जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। यहां पर भी अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं सर, तो वो आपको एक ही जगह इंटरसेक्ट करते हुए दिखेगी। तो मतलब पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू के अंदर भी सर यहां पे हर एक एक्स के लिए एक यूनिक वाई दिख रहा है। तो मतलब यहां पर भी इस रेंज में भी सर ये वन वन है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात बोली है बेटा। ऐसे ही आप माइनस पाई बाय टू से माइनस थ्री पाई बाय टू देखोगे ना बेटा, तो यहां पर भी आपको सेम ही दिखेगा, सेम ही दिखेगा। तो बेटा आप लोग साइन का फंक्शन हो, कॉस का फंक्शन हो या फिर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन हो, आपको वहां पे ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस दिखेंगी, बहुत सारी ब्रांचेस दिखेंगी जहां पे आपको फंक्शन वन वन बनता हुआ दिखाई देगा बेटा। तो आप लोगों को इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो अब जैसे यहां पे मैंने माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू बताया ना आपको, इसको बोला जाता है बेटा प्रिंसिपल ब्रांच। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ब्रांच। और प्रिंसिपल ब्रांच पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाते हैं, और जो बाकी ब्रांचेस हैं वो आपकी नॉर्मल ब्रांचेस हैं। प्रिंसिपल ब्रांचेस पे आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, साइन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चीजें समझ ली कि कैसे हमने उसके ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट करके उसको वन वन बनाया। अब मैं आपको कॉस के पर्सपेक्टिव से भी दिखाता हूं और दिखाता हूं कि कैसे हम सोचते हैं कि सर ये कटिंग कैसे करनी है ग्राफ में, कैसे इसको रिस्ट्रिक्ट करूं कि वो वन वन बने। ध्यान से देखना, अगर मैं बेटा कॉस का ग्राफ यहां पे ड्रॉ करता हूं तो आपको पता है कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक काम करो, लिख भी लो, आपको पता है जीरो ये हो जाएगा आपका, फिर ये हो जाएगा बेटा पाई बाय टू, फिर और 90 डिग्री जाएंगे तो ये बनेगा पाई, ये बनेगा बेटा आपका थ्री पाई बाय टू, और ये बन जाएगा आपका क्या, टू पाई। यहाँ नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, काम करता हूँ, टू पाई। ठीक है, ऐसे आपको कहानी दिखेगी। फिर यहाँ पे लेफ्ट में भी आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा। अब देखो ध्यान से विजुअलाइज करना मेरे साथ कि ग्राफ कटता कैसे है। अगर मैं ग्राफ को बेटा यहाँ पर भी माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू काटने की कोशिश करूं, ध्यान से समझना कि यहाँ पे और यहाँ पे काटने की कोशिश करूं, तो आपको देखना है कि इसमें ये वन वन है या नहीं है। लेकिन आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पर और यहाँ पे आपको सेम वाई मिल रहा है दो डिफरेंट टेक्स्ट के लिए, मतलब एक यूनिक इमेज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पे ये मेनी फंक्शन रह रहा है। या फिर एक इजी तरीका होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन मार के देखो, अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो वहां पे वो वन वन नहीं है। तो आप अब थोड़ा सा और खोज करोगे, तलाश करोगे, तो आपको दिखेगा बेटा ये वाला रीजन। आप बोलोगे कि सर अगर मैं ये वाला रीजन काट दूं,
ये वाला रीजन काट दूं तो यहां पे सर जो कॉस का ग्राफ है वहां पे हर एक एक्स के लिए एक यूनिक वाई है। मतलब 0 से पाए में आपको दिख रहा है कि कॉस का ग्राफ बेटा 1 1 में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे ही आप बोलोगे सर पाए से 2 पाए में भी है, फिर 0 से माइनस पाए में भी है, मैं बोलूंगा बिल्कुल है। तो अगेन 0 से पाए वाला क्या हो जाता है बेटा, कॉस के लिए प्रिंसिपल ब्रांच हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, प्रिंसिपल ब्रांच हो जाता है। तो अब आपको समझ आया कि हम लोग इनवर्स निकालते कैसे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इनवर्स निकालना पॉसिबल कब होता है, जब फंक्शन हमारा 1 1 एंड ऑन टू हो। फिर हमने देखा यार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमारे मैनी वन फंक्शंस होते हैं, तो उन मैनी वन फंक्शंस को हमने जुगाड़ से 1 1 फंक्शन बनाया। उसके लिए क्या करना पड़ा, उनके ग्राफों को तोड़ना पड़ा। ग्राफों को तोड़ना कैसे है, ग्राफो बोल रहा हूं, बताओ ग्राफ्स को तोड़ना कैसे है, आप लोगों को वो चीज मैंने विजुअलाइज करा दी। उसके बाद बहुत सारी ब्रांचेस आपको मिलती हैं, उसमें से प्रिंसिपल ब्रांच होती है, बाकियों को बोला जाता है अदर ब्रांचेस। ठीक है, इतनी चीज अभी तक सबको क्लियर हो गई। अब आते हैं बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, रेंज, डोमेन और प्रिंसिपल ब्रांच पे आते हैं। फिर हम लोग ग्राफ के बारे में भी पढ़ेंगे, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अगर मैं बात करूं बेटा साइन इनवर्स को डिकोड करने की, ध्यान से समझना। तो आपको पता है साइन का ग्राफ सर ने अभी दिखाया कि ऐसा होता है। अब आप लोगों को अगर मैं साइन के डोमेन और रेंज की बात करूं, या फिर डोमेन और आपको पता चले, तो बेटा आप बोलोगे सर डोमेन है मेरा ये, मतलब आप कुछ भी डाल सकते हो, है ना, एक्स की जगह आप कुछ भी डाल सकते हो, और सर आपका जो है फंक्शन यहाँ पे सॉरी -1 होगा, -1 से 1 के बीच में ही घूमता रहता है। फिर आप अगर बोलोगे कि साइन इनवर्स को सर यहां से हम लोगों को देखना पड़ेगा, तो आपको पता है कि हमने क्या किया बेटा, हमने इसके ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, -π/2 से π/2, या फिर आप π/2 से 3π/2 भी कर सकते हो। तो ऐसे आप पैरेलल लाइंस बना लो। और अब आप जो -π/2 से π/2 के बीच देख रहे हो बेटा, वो प्रिंसिपल ब्रांच कहलाती है, बाकी सारी को बोलते हैं हम अदर ब्रांचेस। बेटा अब आपको एक चीज और मैं यहां पे बता दूं कि जब भी हम इनवर्स फंक्शन निकालते हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे। जैसे मतलब मानो कि मैं बोल रहा हूं y = sin x है, तो यहां पे आपको पता है x की जगह जो भी वैल्यूज रख सकते हैं वो डोमेन कहलाती है, उसका कलेक्शन। जो भी आपको एज आउटपुट मिल रहा है बेटा उसी को हम रेंज बोलते हैं। तो अगर मैं इसका इनवर्स फंक्शन निकालता हूं तो वो और कुछ नहीं, आप क्या कर रहे हो, साइन इनवर्स y = x, x = साइन इनवर्स y। तो अब आप क्या कर रहे हो बेटा, अंडर फंक्शन साइन इनवर्स आप y को यूज कर रहे हो एज इनपुट, तो आपको x आउटपुट मिल रही है। तो मतलब पहले जो इनपुट था मेरा अब वो आउटपुट हो गया है, पहले जो आउटपुट था अब वो इनपुट की जगह हो गया है। तो आपकी जो डोमेन और रेंज होती है वो क्या हो जाती है बेटा, इंटरचेंज हो जाती है। ये सब चीजें आप लोग पढ़ के आए हो, मैं बस रिवाइज करवा रहा हूं। तो फिर अगर आप लोग देखोगे बेटा साइन इनवर्स फंक्शन के बारे में, चलो इसको मिटा देता हूं, साइन इनवर्स फंक्शन के बारे में, तो उसकी डोमेन और रेंज क्या हो जाएगी, अब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगर मैं साइन इनवर्स फंक्शन की बात करूं तो बेटा देखो पहले क्या रेंज थी ये, तो साइन इनवर्स की डोमेन हो जाएगी ये। तो आपको दिख रहा है कि -1 to 1 इसकी क्या हो गई बेटा, डोमेन हो गई। और आप लोगों की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो थी यहाँ पे -π/2 से π/2, वो क्या हो जाएगी बेटा, आप लोगों की रेंज हो जाएगी, बहुत सिंपली। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो आपका डोमेन था वो साइन इनवर्स में जाके रेंज बन जाएगा। और रेंज किस तरीके से ले रहे हैं भैया, हम लोग काट काट के ले रहे हैं, तो इसलिए प्रिंसिपल ब्रांच क्या हो जाएगी आपकी -π/2 से π/2, और ये सब हो जाएंगी आपकी अदर पॉसिबल ब्रांचेस या फिर रेंज। क्लियर है? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद आते हैं बेटा कॉस इनवर्स को डिकोड करते हैं सिमिलर तरीके से। बहुत इजी कर दूंगा आप लोगों के लिए चैप्टर, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है बहुत से बच्चे इस चैप्टर में डरते हैं। कॉस का ग्राफ आप लोगों को दिखा दिया है बेटा, इसकी कटिंग भी आप लोगों को दिखा दी है मैंने कि कैसे आप लोगों को इस ग्राफ को कट करके इसको 1 1 बनाना है। तो आपने बोला सर ऐसे आप 0 से पाए, पाए से 2 पाए, कहीं पर भी देख लोगे सर तो ये ऐसे कटता हुआ दिखाई दे जाएगा आपको। ठीक है, तो फिर हमने बोला कि 0 से पाए वाली इसकी प्रिंसिपल रेंज या फिर प्रिंसिपल ब्रांच है। लेकिन उससे पहले कॉस का अगर मैं बात करूं तो डोमेन ये है बेटा, रेंज ये है। तो कॉस इनवर्स के लिए सबसे पहले तो मेरे को पता है कि मेरी डोमेन हो जाएगी -1 to 1,
और अगर मैं अब रेंज की बात करूं तो बेटा प्रिंसिपल रेंज क्या हो जाएगी मेरी 0 टू पाई, उसके अलावा जो भी बाकी सब है -पाई टू 0, पाई टू 2 पाई, 2 पाई टू 3 पाई, ये सब क्या हो जाएंगी अदर पॉसिबल ब्रांचेस, अदर पॉसिबल रेंजेस। चलो भाई अब आ जाते हैं tan इनवर्स फंक्शन पे। एक तो सबसे पहले बच्चों को tan का ग्राफ ही याद नहीं होता है, तो सबसे पहले आप tan का ग्राफ देख लो भाई, ठीक है। पाई बाय 2 के नियर जाते ही जो भी आपके ऑड मल्टीपल्स होते हैं पाई बाय 2 के, उसके नियर जैसे ही ये जाता है आपको दिखता है कि नॉट डिफाइंड हो रहा है। ये सब चीजें आप ऑलरेडी पढ़कर आए हुए हो। तो अब आप देखो यहां पे आपकी जो tan की डोमेन होती है वहां पे जो मैंने अभी बताया कि आप कुछ भी डाल सकते हो एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। उसके अलावा आपको वैल्यूज जो मिलती हैं, रेंज जो मिलती है, वो आपको कुछ भी मिल सकता है, रियल नंबर्स हमारी इसकी रेंज हो जाती है। अब यहां के ग्राफ को सबसे पहले मेरे साथ काटने की कोशिश करो कि कैसे काटोगे, कौन से आपको एरिया में ये 1 1 दिख रहा है। तो अगर आप सबसे पहले देखो बेटा तो आपको पता है कि अगर मैं सर इस वाले पॉइंट पे जाऊं तो यहां पर भी ये, यहां पर भी ये, यहां पर भी ये, तो सर बहुत सारी x की वैल्यू के लिए ना मेरे को सेम y दिख रहा है। दैट मींस ये मैनी वन फंक्शन है। अगर मैं ओवरऑल डोमेन की बात करूं इसके, तो सबसे पहले मेरे को इसके डोमेन को क्या करना पड़ेगा बेटा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। ऐसा पॉइंट देखना है, ऐसा पार्ट देखना है जहां पे आप लोगों को हर एक x के लिए यूनिक इंडिविजुअल y दिखे। तो अगर मैं इसको 0 से पाए तोड़ देता हूं बेटा, अगर मैं 0 से पाए तोड़ देता हूं, आप ध्यान से देखना 0 से पाए में इसका ग्राफ कैसा है बेटा, ऐसा है, और फिर और ये ऐसा है, ध्यान से देखो 0 से पाए में। आप बोलोगे सर हाँ मतलब अगर मैं यहां पे डाल रहा हूं, यहां पे डाल रहा हूं, सर एक ही जगह इंटरसेक्ट हो रहा है। फिर मैं बोलूंगा बेटा ये 0 वाला पॉइंट देखो एक बार, आपको x इज इक्वल टू 0 पे भी 0 मिल रहा है, पाई इज इक्वल टू पे भी 0 मिल रहा है। तो मतलब आपका यहाँ पे ये मैनी वन फंक्शन है। बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 0 से पाई इसकी रेंज क्यों नहीं चुनी जाती है। मेरे को तो दिख रहा है सर यहाँ पर कि हर एक x के लिए वो 0 वाला पॉइंट क्या है, छोड़ देते हैं। तो 0 वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो मतलब 0 से पाई में कहानी बेटा नहीं बन पा रही है ना। तो फिर कहानी मेरी कहां बनेगी बेटा, अगर आप -पाई/2 से पाई/2 देखते हो तो आप देखो यहां पे आपका जो फंक्शन है, यहां पे आपका जो बेटा फंक्शन है आपको दिख रहा है, यहां पे आपके हर एक x के लिए आपको यूनिक y मिल रहा है, और यही आपकी प्रिंसिपल रेंज हो जाएगी। ऐसे ही आगे जब आप जाओगे पाई/2 से 3π/2 या फिर 3π/2 से और आगे जाओगे, वो सब आपकी क्या हो जाएंगे बेटा, अदर ब्रांचेस हो जाएंगी। तो अगर मैं बात करूं tan इनवर्स फंक्शन की, तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, रियल नंबर्स। उसकी प्रिंसिपल रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2 और -3π/2 से -π/2, या फिर π/2 से आगे 3π/2 तक। उसके आगे वो सब जो भी रेंजेस आएंगी वो अदर पॉसिबल रेंजेस हो जाएंगी। अब आते हैं बेटा कॉसेक इनवर्स के फंक्शन पे। यहां तक तो बच्चे आते आते एकदम ही भूल जाते हैं कि सर कॉसेक का ग्राफ कैसा होता था। तो ये सब बेसिक बातें बेटा आप लोगों को दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि कॉसेक फंक्शन कैसा दिखता था, उसका ग्राफ कैसा दिखता था। तो आपको पता है कि कॉसेक फंक्शन आपका ऐसे दिखता है। अब आप इसको काटने की कोशिश करोगे। कॉसेक को मैं आपको दोबारा से काट के दिखा रहा हूं, लेकिन मैं ये आप लोगों से चाहता हूं, क्योंकि मैं स्पून फीडिंग वाले मेथड में बिलीव नहीं करता हूं। उससे आप कभी भी खुद से मेहनत करके चीजें सीखने वाली जो एक चाह होती है ना बेटा, वही एक स्टूडेंट को आगे लेके जाती है। तो आई वॉन्ट कि कॉसेक का ग्राफ मैं आपको सिखा रहा हूं, फिर सेक और कॉट के ग्राफ को आप कैसे काटोगे, उसकी डोमेन को कैसे रिस्ट्रिक्ट करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। आप खुद उसको देखोगे, समझोगे। चलो तो बेटा अब हम लोग बात करते हैं कॉसेक के ग्राफ की। तो अगर 0 से पाई में देखो तो आप देख रहे हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन डालते ही आपको यहां पे दिख जाएगा कि भैया गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, मैं ये नहीं चूज कर सकता। फिर मैं बोलूंगा बेटा -π/2 से π/2। आप बोलोगे कि सर इसका यहां पे ग्राफ ऐसा है और इसका सर ऐसा है। चलो सर यूनिक तो मिल रहा है, लेकिन जब मैं x इज इक्वल टू 0 के पास आ रहा हूं तो सर ये अभी नॉट डिफाइंड भी जा रहा है। तो क्या ये कंसीडर कर सकता हूं? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल कर सकता हूं बेटा। यहां पे मैं इसकी प्रिंसिपल ब्रांच को ये ले लूंगा, लेकिन उसमें से 0 को क्या करूंगा, एक्सक्लूड कर दूंगा। 0 को क्या करूंगा, एक्सक्लूड कर दूंगा। तो कॉसेक, सबसे पहले तो कॉसेक की बात करूं तो बेटा कॉसेक की जो डोमेन होती है क्या होती है, कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन जहां पे साइन एक्स 0 होता हुआ दिखे वो नहीं डाल सकते। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, और आपकी जो
रेंज होती है कॉसेक के ग्राफ की, आपको पता है ये 1 के ऊपर या फिर -1 के नीचे रहता है, इतनी बात भी हम लोगों को पता है। तो आपकी बेटा अगर मैं बात करूं डोमेन की, तो वो क्या हो जाएगी, जो आपकी कॉसेक की रेंज है, और आपकी प्रिंसिपल रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0, क्योंकि वहां पे फंक्शन मेरा क्या जा रहा है बेटा, नॉट डिफाइंड जा रहा है। ठीक है, फंक्शन मेरा क्या है, नॉट डिफाइंड जा रहा है, तो आई विल हैव टू एक्सक्लूड इट। उसके बाद बाकी सारे आपके ऐसे प्रिंसिपल रेंजेस के अलावा आपको जो रेंजेस दिखेंगी, आप उसको अदर पॉसिबल रेंजेस बोल देते हो। अब बेटा ऐसे ही सेकंड वर्स का ग्राफ आप खुद डिकोड करोगे। यहां पे मैं आपको लिख के दे रहा हूं, बता रहा हूं कि आपकी प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, 0 से पाए, एक्सक्लूड करते हो -π/2, अदर पॉसिबल रेंजेस ये हैं, उसका ग्राफ वो रहा, खुद से डिकोड करोगे। कॉट इनवर्स की कहानी आप लोगों को यहां पे दिख रही है, ठीक है, और उसकी आपको प्रिंसिपल रेंज और अदर पॉसिबल रेंजेस यहां दिख रही है। ठीक है, अब बेटा कुछ बेसिक फंक्शन, बेसिक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग ना ग्राफ पर आएंगे, ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग कैसे ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं। अभी हमने ये तो देख लिया कि रिस्ट्रिक्शन कैसे होती है, रिस्ट्रिक्शन से हम लोगों को ये भी पता चल गया कि यार उसका हमको समझ आ रहा है कि यार अब रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगी। तो अभी तक हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे हम लोग डिकोड करते हैं, समझते हैं, उसके बाद उसकी डोमेन रेंज कैसे इंटरचेंज करके हम लोग चीजें समझ लेते हैं, वो सब चीजें हम लोग डिकोड कर चुके हैं। अभी ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाकी है। उससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं। डोमेन निकालना है बेटा, फंक्शन डिफाइंड बाय दिस साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। तो आप मेरे को एक बात बताओ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x दिखता है आपको, तो आप इसकी डोमेन के बारे में क्या बोलते हो, डोमेन बोलते हो कि सर साइन x की जो रेंज होगी वही इसकी डोमेन होगी, है ना, इंटरचेंज हो जाती है। तो आपकी साइन इनवर्स x की अगर मैं डोमेन की बात करूं तो बेटा वो क्या हो जाएगी, -1 to 1। तो यहां पर आपका जो x है वो -1 से 1 के अंदर खेलता है, -1 से 1 के अंदर खेलता है। तो यहां पे आपको x की जगह क्या दिख रहा है बेटा, अंडर रूट x माइनस 1। तो अंडर रूट x माइनस 1 आपका -1 से 1 के अंदर खेलना चाहिए था, लेकिन आपको अंडर रूट दिख रहा है ना बेटा, अंडर रूट दिख रहा है, बोलो हाँ या ना, आपको अंडर रूट दिख रहा है, हाँ या ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो नेगेटिव वाला जो दिख रहा है पोर्शन, ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जो नेगेटिव वाला पोर्शन दिख रहा है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि रूट दिख गया तो भाई पॉजिटिविटी तो आएगी ही आएगी ना। तो आपका 0 से लेके 1 तक की कहानी आपको दिखने लगेगी ऐसे। अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 शुड बिलोंग टू 0 to 1 इन इंक्लूडेड केस। तो अब बेटा अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो आपको दिखेगा x माइनस 1 1 से लेके 0 तक, और फिर x यहाँ पर हो जाएगा बेटा 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 1। तो ये हो जाएगी आपकी डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। एक बार ये आराम से इस क्वेश्चन को देख लो अगर चाहते हो तो, और कहीं पर भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो बेटा आप आफ्टर दिस लेक्चर ऑल्सो आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वहां पे सारी की सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। क्लियर है भाई? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पानी पी लेता हूँ यार थोड़ा सा, है ना। इन वाले क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो हमको बेटा सबसे पहले इनकी वैल्यूज निकालनी है, और उसको ना प्रिंसिपल जो रेंज है ना उसके अंदर डालना है, और वहां से हमको आंसर देना। जैसे बेटा साइन इनवर्स -1/√2 है, तो आप खुद सोचो, सॉरी माइनस साइन इनवर्स 1/√2 है, -1/√2 नहीं है, आई एम सॉरी। तो आप देखो ये आया कहां से होगा। अगर मैं साइन इनवर्स, ध्यान से देखना बहुत बेसिक अप्रोच है, इसको अगर मैं थीटा के बराबर बोल दूं तो आपको यहां से समझ आएगा कि बेटा साइन थीटा किसके बराबर है, 1/√2 के बराबर है। अब बेटा आपको ध्यान देना है क्या कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच क्या था। तो आप बोलोगे कि सर साइन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच था -π/2 से π/2। क्वेश्चन करते करते ना आपको ये सारी चीजें अपने आप ही दिमाग में छप जाएंगी, आपको रटना कुछ नहीं है। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कि सारी चीजें रट जाएंगी। तो आप बेटा थीटा ऐसा चूज करोगे इस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कि इस रेंज में लाई करे। तो आपको पता है 1/√2 कब होता है बेटा, π/4 पे होता है, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो।
बोलो हाँ या ना। -π/2 से π/2 अगर क्वाड्रेंटल सिस्टम में देखूं बेटा तो आपको पता है कि ये वाली रेंज है, कौन सी, ये वाली रेंज है। तो अब आपको पॉजिटिव चाहिए साइन, तो वो कहां मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां मिलेगा, π/4। तो यहां से आपको समझ आया कि थीटा की वैल्यू क्या है, π/4। और यही आपका पहले पार्ट का उत्तर है। और π/4 हमने क्यों चूज किया, क्योंकि वो इसके बीच में लाई करता है। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर साइन इनवर्स 1/√t की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4। क्लियर है, थीटा की वैल्यू बतानी थी हम लोगों को। अब मैं आता हूं बेटा, थर्ड पार्ट करते हैं सीधा, ठीक है। साइन वाला एक पार्ट कर लिया, थर्ड पार्ट करते हैं, और सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करना। कॉट इनवर्स -1/√3, जैसे माइनस आया घबराना नहीं है, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। -1/√3 बच्चों शुड बी इक्वल टू थीटा के बराबर ले लो। सबसे पहले पिक्चर देख लो भाई कैसी दिख रही है। तो आप बोलोगे सर कॉट इनवर्स तो यहां से हो गया कॉट थीटा इज इक्वल टू -1/√3। ठीक है भाई कहानी। अब आप बोलोगे कि सर अब मेरे को समझ आ रहा है कि कॉट थीटा -1/√3 है। अभी तक सर मैं मतलब प्रिंसिपल ब्रांचेस को ना नहीं याद कर पाया हूं, जो कि हो जाएगी। तो देखो कॉट के यहां पे चलेंगे तो आपको समझ आएगा प्रिंसिपल रेंज क्या है, 0 to π। तो 0 से π के बीच में ही आपका दिमाग चलना चाहिए कि कौन सी वैल्यू पे ऐसा मेरे को दिखने वाला है। तो आप खुद देखो, अगर मैं बात करूं कॉट की, तो आप आ जाओ क्लास 11th की अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको थोड़ी सी याद है तो आप समझना कैसे आपके बेसिक्स यहां पे काम आएंगे। तो आपको पता है कि 0 से π का गेम है रेंज का। पहले वाले में तो बेटा आपका कॉट पॉजिटिव होता है, सारे के सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। सेकंड वाले में आपका कॉट नेगेटिव होता है, ये आपको पता है। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी ना वो π/2 से π के बीच में मिलेगी, जो कि 0 से π के बीच में होगी। ये सब चीजें आपको दिमाग में सोचनी है। तो अब आपको पता चल गया कि भैया जी कॉट थीटा यहां पे कैसे लिखोगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 कब होता है बेटा, जल्दी बता दो। 1/√3 कब होता है कॉट, पहले क्वाड्रेंट में 1/√3 कब होता है, उसके आगे माइनस लगा देंगे, माइनस कॉट, अगर मैं बात करूं 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री इज नथिंग बट π/3। π/3। तो अब आपको पता है माइनस कॉट π/3 को और क्या लिख सकते हो, 11th के बेसिक्स याद करो, कॉट ऑफ π माइनस π/3। कैसे, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपका फंक्शन चेंज नहीं होता है तो कॉट का कॉट रहेगा। और अब देखो यहां से ऊपर जा रहे हो तो सेकंड में आपका कॉट नेगेटिव है, इसलिए आगे नेगेटिव का साइन लगा हुआ है ना, याद है ना, ये सब बेसिक बातें थी बेटा, ठीक है, ये सब बेसिक बातें थी। तो आपका कॉट ऑफ π माइनस π/3 क्या हो जाएगा बेटा, यहां से 2π/3। तो आप देखो थीटा आपको किसके बराबर मिला, 2π/3 के बराबर मिला, और ये कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में है, हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2π/3। क्लियर है कहानी। चलो इस वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं बेटा, फिर हम लोग आएंगे ग्राफ्स पे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, फिर हम लोग ग्राफ्स पे जाएंगे फटाफट से। साइन ऑफ π/3 माइनस ऑफ साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले बेटा हम लोग ना इससे डील करते हैं, बाद में देखते हैं कहां तक पहुंचेगी कहानी। तो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 निकालना है, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 निकालना, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है बेटा इसकी। ठीक है, तो आपको पता है इसको आप थीटा के बराबर लोगे तो आपको पिक्चर कैसे दिखेगी बेटा, साइन थीटा -1/2 के बराबर। अब आपको पता है साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है बेटा, -π/2 से लेके π/2। तो आपको थीटा को ऐसे जस्टिफाई करना है कि वो इसके बीच में आए। तो आपको पता है, अब आपको माइनस दिख रहा है तो दिस इज अबाउट फोर्थ क्वाड्रेंट की कहानी है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू, अब 1/2 कब होता है साइन भाई, तो आप बोलोगे 30 डिग्री पे, दैट इज π/6 पे, माइनस साइन π/6, माइनस साइन π/6। और आपको पता है बेटा -π/2 से π/2 मतलब ये वाली रेंज पहले क्वाड्रेंट में ले नहीं सकते, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही थीटा को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो वो कैसे कर सकते हो आप, यहीं से ही बेटा चले जाओ नीचे, -π/6, हॉरिजॉन्टल से आपका रेशो चेंज नहीं होता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ -π/6। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, साइन ऑफ -π/6। क्लियर है, ये भी आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो आप इससे भी विजुअलाइज कर सकते हो कि सर ने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है। ठीक है, यहां से भी आप विजुअलाइज कर सकते हो।
क्लियर है भाई? बोल दो सारे के सारे एक बारी, डन। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि सर ने इसको कैसे लिखा है, सर ने इसको लिखा है साइन ऑफ 0 माइनस पाई बाय 6, ठीक है। इसको आप साइन ऑफ 0 माइनस पाई बाय 6 भी लिख सकते हो ऐसे। क्यों? देखो 0 पे आपका साइन का साइन रहेगा, और फिर 0 से नीचे आ रहे हो तो यहाँ पे बेटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए साइन पहले लग गया। तो आप ऐसे भी इसको विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पता चल गया थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस पाई बाय 6। ये वैल्यू आपकी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में मतलब रहती है, क्या कहते हैं उसको, वर्ड्स आर्ट इंग्लिश वर्ड्स, रहती है, वो क्या बोलते हैं यार, बीच में मतलब रह रही है, चलो छोड़ो, ठीक है, इंग्लिश वर्ड ही नहीं आ रहा वो। तो आपका साइन क्या हो जाएगा बेटा, अंदर क्या हो जाएगा, पाई बाय 3, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है माइनस ऑफ पाई बाय 6। तो एक्चुअली बेटा यहाँ पे ध्यान रखना अब एक चीज का, साइन इनवर्स माइनस 1/2 आपका माइनस पाई बाय 6 आया है, माइनस का साइन ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा प्लस पाई बाय 6। तो आपको पता है किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका पाई बाय 2 के बराबर, है ना, पाई बाय 2। तो साइन ऑफ पाई बाय 2 क्या होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? सारी की सारी जनता बोल दो एक बारी। चलो अब आते हैं बेटा ग्राफ्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। चलो, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ निकालने के लिए, या फिर किसी भी फंक्शन का जब इनवर्स फंक्शन पे पहुंचना हो, है ना, किसी भी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ निकालना हो किसी के भी फंक्शन से, जैसे अभी साइन एक्स से साइन इनवर्स एक्स पहुंचेंगे, कॉस से कॉस इनवर्स एक्स पहुंचेंगे, तो कुछ रूल्स हैं जो आप फॉलो करके ग्राफ तक पहुंच सकते हो। द ग्राफ ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टू वेज। ये हर एक फंक्शन के इनवर्स के लिए वैलिड है, नॉट जस्ट फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हर एक फंक्शन का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो आप ऐसे उसके ग्राफ को विजुअलाइज कर सकते हो बाय इंटरचेंजिंग x and y axis. That is, if a comma b is a point on the graph of trigonometric functions, then b comma a becomes a corresponding point on the graph of inverse trigonometric function. क्योंकि बेटा आपकी डोमेन रेंज बनती है, रेंज डोमेन बनती है ना, तो वही दिख रहा है यहाँ पे कि आपको पॉइंट्स इंटरचेंज करने हैं। और दूसरा क्या है, एज अ मिरर इमेज दैट इज रिफ्लेक्शन अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x। मैं आपको ये मेथड तो बताऊंगा, लेकिन इसके साथ मैं आपको एक अपना मेथड भी बताऊंगा जो कि बेस्ट है, अपना बेस्ट मेथड भी बताऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ को समझने का। उससे बढ़िया मेथड आपको कोई नहीं दिखेगा, बहुत कम बुक्स में वो चीज दिखेगी आपको ज्यादातर y इज इक्वल टू x वाला मेथड ही दिखेगा, ज्यादातर बुक्स में, ज्यादातर लेक्चर्स में। लेकिन मैं जो आपको सिखाऊंगा बेटा वो आपको सबसे बेस्ट तरीके से ग्राफ को समझा देगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। चलो तो भैया जी हम लोग सबसे पहले साइन के ग्राफ को डिकोड करते हैं, ठीक है। ये रहा साइन का ग्राफ, तो ये रहा बेटा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। हम साइन से साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ तक कैसे पहुंच सकते हैं, देखो यहां पे आप लोगों को समझाता हूं कि हमने क्या किया, हमने y इज इक्वल टू एक्स की लाइन बना ली। सबसे पहले क्या किया, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन बना ली। फिर देखा ये मेरा बेटा साइन है, तो इसका ना y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट ना मिरर इमेज ले लूं, तो मेरी मिरर इमेज क्या हो गई, ध्यान से देखना, दूसरे पेन से दिखा रहा हूं ये। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बेटा इस वाले पार्ट की, साइन के इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की, तो इसकी मिरर इमेज क्या हो गई बेटा, इसकी मिरर इमेज हो गई ये। बस एक बारी मेरे को शेप मिल जाए, बस उसी शेप को मैं क्या कर दूंगा बेटा, आगे कंप्लीट कर दूंगा। तो ये मेरा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया, ये मेरा साइन इनवर्स एक्स का क्या हो गया बेटा, ग्राफ हो गया। इतनी चीज आप लोगों को समझ आ गई कि कैसे y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट आपको फंक्शन की मिरर इमेज देखनी है, उसको फिर आप कंप्लीट कर दोगे तो आपको इनवर्स फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। लेकिन गगन सर आए हैं तो कुछ प्यारा सिखा के जाएंगे। ये चीज मिरर इमेज वाली चीज में ना बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज देखनी उतनी आसान नहीं है। तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया मेथड बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं। आपको अगर कभी भी इनवर्स के फंक्शन को विजुअलाइज करना हो, सोचना हो, तो देखना कैसे करोगे।
साइन का फंक्शन बनाया, ये रहा बेटा एक्स एक्सिस, ये रहा मेरा वाई एक्सिस। सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको अपने दिमाग में, सबसे पहला स्टेप क्या करना है बेटा, एक्स एक्सिस के अबाउट आपको रिफ्लेक्शन देखना है। वाई इज इक्वल टू एक्स के अकॉर्डिंग मुश्किल होता है, लेकिन जब आपको मैं बोल रहा हूं कि एक्स के मुताबिक आपको रिफ्लेक्शन देखना है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो चीज ऊपर है वो नीचे हो जाएगी, जो चीज नीचे है वो ऊपर हो जाएगी, है ना। बहुत इजी है, हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं कि सर हमारा जो ग्राफ है वो कैसा हो जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे चला जाएगा सर, ये वाला पार्ट अब ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा ग्राफ मेरा, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इन एक्स, आफ्टर रिफ्लेक्शन इन एक्स। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, ये आखिरी स्टेप है, इसके बाद क्या करना है, रोटेट बाय 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। चलो भाई घुमा दो फटाफट से, इसको विजुअलाइज करके इसको ऐसे घुमा दो, तो बेटा आपका जो ग्राफ हो जाएगा ना वो कैसे दिखेगा, ध्यान से देखना। ये वाला टोपी ऐसे नीचे आ जाएगी, ये वाली टोपी ऐसे ऊपर चली जाएगी। देखो जब भी घुमाना हो ना, तो ये वाली चीज बेटा यहां आ जाएगी घूम के, ये वाली चीज यहां चली जाएगी, तो आपका जो ग्राफ है बेटा वो दिखेगा कैसे, आप देख लो एक बार पीछे से, ऐसे ही था आपका साइन इनवर्स का ग्राफ। तो ये बेटा आपका साइन के ग्राफ से हम लोग साइन इनवर्स के ग्राफ तक पहुंच चुके हैं। कैसे, क्या मेथड है, सबसे पहले भैया जो भी ग्राफ मिलता है उसका एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन निकाल लो, फटाफट से विजुअलाइज कर लो, और फिर उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। इससे बढ़िया आपको अप्रोच नहीं मिलेगी, ये बहुत इजी है, इसको समझना, इसको विजुअलाइज करना बहुत आसान है। जब हम लोग y इज इक्वल टू एक्स वाला फंडा लगाते हैं बेटा, बहुत से बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं सच बता रहा हूं आपको कि सर y इज इक्वल टू एक्स की लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी। फिर जब आप बुक्स में देखते हो तो आपको पता चलता है y इज इक्वल टू एक्स की लाइन भैया ऐसे टचिंग वाला केस होता है, टैंजेंट की तरह जाती है ऐसे इस पे। फिर आप उसको विजुअलाइज करोगे तो सबसे पहले तो आपको ये चीज सोचने में समझने में इतना टाइम लग जाएगा, जब तक तो मेरे मेथड से आप इनवर्स का ग्राफ निकाल भी चुके होगे। देखो ग्राफ कॉस्ट पे भी ये चीज मैं अप्लाई करके दिखाता हूं आपको। तो सबसे पहले देख लो भैया जी, कॉस इनवर्स का ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ ये रहा मेरा, और कॉस इनवर्स का ग्राफ मेरा ये रहा, ठीक है भाई। कहानी क्लियर है इतनी, जल्दी बताओ। आपका काम है इसको y इज इक्वल टू एक्स वाली सिचुएशन से एनालाइज करना। y इज इक्वल टू एक्स वाली सिचुएशन कैसी हो जाएगी बेटा, कुछ ऐसा आपका जाएगा यहां पे, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स ऐसी हो जाएगी। अब आप इसके अबाउट क्या करोगे बेटा, इसका रिफ्लेक्शन देखोगे, फिर आप अपने ग्राफ को कंप्लीट करोगे, वो कहानी आपकी है। मैं आपको आपके, क्योंकि ये चीज आपको हर जगह दिखेगी, 10 बुक्स में दिखेगी, जो मैं सिखा रहा हूं आपको वो आपको बहुत कम बुक्स में दिखेगा। इसलिए मेरे मेथड को अगर आप समझ जाओगे तो बेटा आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स का ग्राफ बनाना हो, आप यूं बना दोगे अपने दिमाग में ही, ठीक है। तो चलो फॉलो करें बेटा अपने मेथड को, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने कॉस का ग्राफ बना लिया, फिर पहला स्टेप क्या था भाई हमारा, पहला स्टेप क्या था, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। चलो भाई रिफ्लेक्शन करवा दो फटाफट से एक्स एक्सिस के अबाउट। तो अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस के अबाउट, तो बेटा ये ऊपर वाली टोपी नीचे, ये नीचे वाली टोपी ऊपर, यही गेम चलेगा, ऐसे हो जाएगा। देखो आपका ग्राफ कितना सरल है, आसान है, सोचना भी नहीं पड़ रहा अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो। इसके बाद बेटा लास्ट स्टेप क्या है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। तो अगर आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे, तो मैंने क्या बोला था बेटा, इमेजिन करो इन वाले पॉइंट्स को, ये वाला पॉइंट आपका घूम के यहां चला जाएगा, ये वाला पॉइंट घूम के यहां जाएगा, तो आपका जो ग्राफ है वो कैसा दिखने लगेगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद ये टोपी ऐसे आ जाएगी, बाकी सब ग्राफ को वैसे कंप्लीट कर दो,
ये आपका किसका ग्राफ है बेटा? ये आपका कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब आप समझ रहे होगे भैया, अगर सर का साथ दे दिया ना पूरे सेशन, तो 12th में तो सर ऐसे नहीं आप पार लगाएंगे ना बेटा, कोई नहीं पढ़ा रहा होगा आपको, आप यूट्यूब छान के देख लेना ऐसे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ठीक है बेटा, बहुत मेहनत करी जाती है ओवर द ईयर्स कि कैसे बच्चों को बेटर विजुअलाइज करवाना है। बेटा हर जगह आपको दिख जाएगा, टीचर की जरूरत ही क्या है, इतनी सारी बुक्स है मार्केट में, बच्चा अपने आप से पढ़ के समझ सकता है चीजों को। लेकिन एक टीचर का काम होता है उन कॉन्सेप्ट्स को इतने इजी तरीके से बच्चे के दिमाग में डालना कि बच्चे को लगे कि यार सच में पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ाई बहुत इजी है। तो वही बेटा मेरा काम है। समझ आ गया आप लोगों को? चलो अब आते हैं tan इनवर्स के ग्राफ पे। तो tan का ग्राफ बेटा ये रहा, tan इनवर्स x का ग्राफ ये रहा। y इज इक्वल टू एक्स वाला फंडा आपको बहुत जगह दिख जाएगा, आपके एनसीईआरटी बुक में दिख जाएगा, उसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। मैं आपको अपने फंडे से दोबारा tan से tan इनवर्स पहुंच के दिखाता हूं। ठीक है, और इसके बाद मैं एक और ग्राफ आपको दिखाऊंगा, दो ग्राफ, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि कैसे आपको ग्राफ कटिंग करनी है, डोमेन्स को रिस्ट्रिक्ट करना है। मैंने आपको 4 केसेस दिखाए और 2 केसेस आप पे छोड़े। सिमिलरली मैं टैन का दिखाऊंगा, फिर कॉसेक का दिखा दूंगा कि कॉसेक इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है, कैसे आप उसको देख सकते हो मेरे वाले मेथड से विजुअलाइज करके। उसके बाद आपका सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स आप खुद से करोगे, और आपको जो भी सबसे प्यारी चीज है आपको उसकी कसम है आप करोगे, आप इस चीज को छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, चलो किसका बात कर रहे थे भैया जी? टैन की बात कर रहे थे। और ये ग्राफ्स को ना अपने उंगली पे रखना चालू कर दो बेटा आप। ठीक है, बढ़िया से चीजें सीखनी है अपने को। तो आपको पता है सबसे पहले तो भैया जी ये हमारे नॉट डिफाइंड भी जाते हैं, है ना, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी दिखती है सर, अगर मैं बात करूं इसको मैं बोल देता हूं 0 π/2 -π/2, चलो मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, तुम लोग अपने आप ही समझ जाना इसको। तो इसकी कहानी कुछ ऐसे जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे सर कुछ ऐसी जाती है इसकी कहानी। अब इसको ध्यान से समझना, हो सकता है कि कुछ बच्चों को इसमें समझने में थोड़ा सा टाइम लगे। सबसे पहला पार्ट प्रोसेस क्या होता है, चलो एक काम करता हूँ, इस वाले में भी मैं बना देता हूँ इसको। तो बेटा ये हो गया मेरा 0, ये हो गया π/2, ये हो गया मेरा पाए। तो यहाँ पर भी ग्राफ कैसे जाएगा, एक काम करता हूँ, एक और लाइंस बना देता हूँ यहाँ पे, है ना। इसी को ही आपको रिपीट करना है ऐसे ऐसे। समझ गए ना आप मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, ऐसे। अब ध्यान से समझो कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन इन एक्स। तो मेरा ग्राफ कैसे हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना। कोई और पेन ले लेता हूं, येलो पेन ले लेता हूं। चलो सिर्फ और सिर्फ इसकी रिफ्लेक्शन देख लो आप, सिर्फ और सिर्फ इसकी रिफ्लेक्शन देख लो, -π/2 से π/2 की। बाकी को हम लोग फिर कॉपी कर देंगे। तो अब बेटा देखो, अगर आपको इसकी रिफ्लेक्शन लेनी हो तो क्या वो ऐसी नहीं दिखेगी? कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी, नीचे हो जाएगा आपका ग्राफ। और अगर मैं इसकी रिफ्लेक्शन देखूं तो बेटा वो ऐसी दिखेगी। तो आपको दिख जाएगा कि सर ग्राफ मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, ग्राफ मैंने ऐसे कर दिया, और सिमिलरली बाकी सब में भी आपका जो ग्राफ है बेटा वो ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी आपका ग्राफ ऐसे ही हो जाएगा। अब यहां से मेरे को क्या करना है बेटा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉक। ध्यान से देखना 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके हाथ में प्यार से देके जाएंगे भैया जी, कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। घुमा दो इसको, ऐसे घुमा दो। तो देखो ये वाले भैया नीचे आ जाएंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये वाले भैया नीचे आ जाएंगे, ये वाले भैया ऐसे ऊपर, ये वाले भैया ऐसे नीचे। तो अगर मैं बात करूं तो ये वाले भैया ऐसे ऊपर और ये वाले भैया ऐसे नीचे, और मेरी लाइंस ऐसी चली जाएंगी, है ना। डोमेन की रेंज, रेंज की डोमेन हो जाती है भैया एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स। समझ आ रही है कहानी? बोलो। अब ऐसे ही आप आगे भी अपने ग्राफ्स को कंप्लीट कर सकते हो। आप यहां पर भी देख सकते हो कि ऐसे ही हो जाएगा आपका ये ग्राफ, ऐसे। अब आप देख लो एक बार इस ग्राफ को, समझ आ गया? ऐसे ही बनाया सर ने भी।
माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्या दिख रहा है बच्चों? जल्दी बोल दो सारे के सारे। दिख रहा है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। हाँ जी, क्लियर है। चलो अब चलते हैं और आते हैं कॉसेक के ग्राफ पे। इस पे हम लोग मेहनत करेंगे मिलके। उसके बाद आपकी बारी कॉट इनवर्स के ग्राफ को और सेक इनवर्स के ग्राफ को डिकोड करने की। देख लिया भाई कहानी, आपको पता है आपके कॉसेक कॉसेक का ग्राफ कैसा है, ऐसा है। चलो एक काम करता हूं, इसको यहीं पे ही करके दिखाता हूं आपको। तो अगर आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा, आप इसकी रिफ्लेक्शन लोगे एक्स एक्सिस में, क्योंकि टाइम भी बचाना है ना। तो आप इसकी रिफ्लेक्शन लोगे तो बेटा आपको ऐसे दिखेगा, और इसकी रिफ्लेक्शन लोगे तो बेटा ऐसे दिखेगा। देखो बस रिफ्लेक्शन ले ली, अब घुमाना ही तो है ग्राफ को। घुमा दो यार। तो देखो यहाँ पे पहुंच जाओगे 90 डिग्री घुमा के, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, काम खत्म। क्लियर है? बोलो 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 बोलो, क्लियर है? डन। इतना आसान है बेटा, इतना आसान है ये चैप्टर, अगर अच्छे से पढ़ाया जाए, अच्छे से विजुअलाइज करवाया जाए। ठीक है। और मैं जेन्युइनली बोलूं तो जब मैं 12th क्लास में था और जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा था, तो मेरे को भी लगता था यार ये कहाँ से इतने भारी भारी चीजें आ गई सर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक तो समझ आता था, ये इनवर्स की कहानी कहाँ से आ गई सर, कैसे कैसे ग्राफ आ गए हैं, कैसे कितनी चीजें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे कभी किसी ने ऐसे सिखाया ही नहीं बेटा। तो आई होप तुम लोगों को इस लेक्चर के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि इस चैप्टर में आप लोगों को चीजें समझ नहीं आ रही हैं। सारी की सारी चीजें आपको, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत प्यार से बनने लगेंगे। इस पर्टिकुलर स्लाइड का बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहाँ पे आपके कंबाइंड तरीके से सारे के सारे इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज, प्रिंसिपल प्रिंसिपल रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज मेंशन्ड है। ठीक है। अब बेटा कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट 15-20 मिनट्स के लिए, और उसके बाद आपका ये वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, विद इन 90 मिनट्स में आपका वन शॉट कंप्लीट कर दूंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1/√3 प्लस cot इनवर्स cot इनवर्स 1/√3। तो बेटा देखो आपको क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जहां पे बहुत सारे इनवर्स फंक्शन है और वो एडिशन में है या फिर सब्ट्रैक्शन में है, तो आप हर एक की इंडिविजुअल प्रिंसिपल वैल्यूज निकालोगे और उनको क्लब कर दोगे अकॉर्डिंग टू द साइन। ये हम लोगों को करना होता है। तो चलो हम लोग चालू करते हैं बेटा tan इनवर्स -1/√3 से। चलो यहाँ पे चालू करते हैं, tan इनवर्स -1/√3। आपको पता है tan इनवर्स -1/√3। सबसे पहले तो ना दिमाग में घुमाओ कि tan इनवर्स की आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी होती है। आपके दिमाग में आएगा -π/2 से π/2। तो आप बोलोगे ठीक है सर, दिमाग में आ गया, फटाफट से जो मेथड है वो फॉलो करते हैं। तो आपको यहां से दिखेगा tan थीटा की वैल्यू -1/√3। ये कहां पे आती हुई दिखेगी, पहले वाले क्वाड्रेंट में, मतलब 0 से π/2 तो पॉजिटिव होता है, तो 0 से -π/2 वाला जो क्वाड्रेंट होता है वहीं पे ही इसका गेम खेला जाएगा। वहीं पे ही बच्चों इसका गेम खेला जाएगा, आप लोगों को पता है। बोलो क्लियर है कहानी? अब आपको पता है कि tan थीटा की वैल्यू -1/√3 के लिए कैसे लिख सकता हूं इसको, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan 30 डिग्री, दैट इज tan ऑफ π/6, tan ऑफ π/6। जब आपको फोर्थ क्वाड्रेंट की कहानी खेलनी है तो आप हॉरिजॉन्टल से ही नीचे आ रहे हो, हॉरिजॉन्टल से ही बेटा नीचे आ रहे हो। तो आपको पता है ये किसके बराबर हो सकता है, tan ऑफ -π/6, tan ऑफ -π/6। क्लैरिटी है सभी को? तो यहां से आपको थीटा की वैल्यू किसके बराबर दिख रही है बेटा, -π/6 के बराबर दिख रही है ना। तो आपका यहां से मेरा वैल्यू क्या आया, -π/6। ध्यान से देखो, अब प्लस करके इसके साथ डील करते हैं। ठीक है, इसके साथ डील करते हैं व्हाइट पेन से। कॉट इनवर्स 1/√3, कॉट इनवर्स की आपको पता है कि भैया जी प्रिंसिपल रेंज क्या है हमारी, 0 से पाए है, और यहाँ पे बेटा 1/√3 ही दिख रहा है आपको। तो पहले क्वाड्रेंट में जाना है। ये आपका 10th लेवल का है, इसमें आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, दिमाग में ही आप बता सकते हो कि सर ये तो हमारा π/6 को कॉरस्पॉन्ड करेगा, सॉरी π/3 को कॉरस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि कॉट है। कॉट की वैल्यू 1/√3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब दिखती है, 60 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा बेटा π/3 पे। प्लस
tan इनवर्स साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू, ध्यान से देखना। अब बेटा साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू और कुछ नहीं होता, माइनस ऑफ साइन पाई बाय टू होता है, आपको पता है। इसको आप साइन ऑफ जीरो माइनस पाई बाय टू लिख सकते हो। फिर आप जैसे अपने टी रेशियोज को कन्वर्ट करते हो, उनका साइन देखते हो, मेथड आपको आता है, तो साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू इज नथिंग बट माइनस ऑफ साइन पाई बाय टू, दैट इज -1। तो tan इनवर्स के अंदर क्या आ गया बेटा, -1। -1 tan इनवर्स -1 थीटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप विजुअलाइज करोगे तो आपको पता है -π/2 से π/2 इसकी प्रिंसिपल रेंज है। ठीक है, तो आपने क्या किया बेटा, आपको मिल गया कि tan थीटा आपको चाहिए -1 के बराबर। tan थीटा चाहिए -1 के बराबर। ऑब्वियसली इसकी कहानी कहाँ खेली जाएगी बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में खेली जाएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो -1 कहाँ आएगा, -π/4 पे। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ -π/4। तो यहां से आपका थीटा किसके बराबर आ गया बेटा, -π/4 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो -π/4। आंसर देख लो क्या आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -π/6, ये हो जाएगा 2π/6। तो ये मिलके दे देंगे बेटा π/6, ये मिलके दे देंगे मेरे को π/6, π/6 -π/4, है ना। कैलकुलेशन देख लेना अगर मैंने गड़बड़ ना करी हो। तो ये हो जाएगा बेटा, अगर मैं यहाँ पे करूँ तो 2π, और ये हो जाएगा -3π, तो ये हो जाएगा -π/12। ठीक है, -π/12 इसका उत्तर आएगा। प्लीज आप लोग इसको चेक कर लेना। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बालकों, और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पे। साइन इनवर्स, टैन इनवर्स के अंदर साइन का फंक्शन, फिर उसके अंदर कॉस इनवर्स का फंक्शन। कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा, डरना मत बिल्कुल भी। सबसे अंदर वाले से चालू करो, टारगेट करो कॉस इनवर्स √3/2 को। कॉस इनवर्स देखते ही सबसे पहले इसकी प्रिंसिपल रेंज के बारे में सोचो, 0 से पाए। ठीक है, 0 से पाए। तो आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको दिखेगा कॉस पॉजिटिव, बोलो हाँ या ना। √3/2 कब दिखता है, 30 डिग्री पे दिखता है। तो ये क्या है, π/6 के बराबर है। तो अंदर की बात करूं तो 2 × π/6 हो गया वो कॉस इनवर्स। इसके बाहर क्या लगा हुआ है बेटा, 2 साइन लगा हुआ है। तो चलो अब सबसे पहले इसको डील करते हैं। 2 × π/6 क्या होता है बेटा, π/3 हो गया। तो 2 × sin π/3 हो गया। ये sin π/3 मतलब sin 60, दैट इज √3/2। तो ये हो गया 2 × √3/2, दैट इज √3 के बराबर। अब इसके बाहर क्या साइन है बेटा, tan इनवर्स का साइन है। देखो कहानी कितनी क्लियर है। धीरे धीरे सब होता चला जाएगा बच्चों, धीरे धीरे सब होता चला जाएगा। आप लोगों को कॉन्सेप्ट पकड़ने हैं, हर क्वेश्चन आसान लगेगा। अब बेटा आपको पता है tan इनवर्स के लिए आपकी प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, और आपको √3 चाहिए। तो ये आपका 0 से π/2 के अंदर आएगा अब। और ये आपको पता है कब आएगा भैया, π/6 पे आएगा ना, बोल दो। तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स √3। तो ये हो जाएगा π/3 पे, सॉरी π/6 की बोल रहा हूं मैं, 60 डिग्री पे आएगा ना, π/3 हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग खुद करना, ऐसे एक टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वैरायटी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बच्चों, मैं आपको हेल्प कर दूंगा कमेंट बॉक्स में ही रिवर्ट करके। चलो बेटा अब हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, जहां पे हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज, इन सब के इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं बेटा पहले सवाल की, जो पहला सवाल आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछे जाने के आसार है। क्वेश्चन को अगर मैं आपके साथ रीड करता हूं, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इज इक्वल टू 3π/2, देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 100 प्लस y की पावर 100 प्लस दिस। तो बेटा आपको देखते ही समझ आ गया होगा सर, ये जब ही पॉसिबल है जब ये इंडिविजुअली सारे के सारे π/2 के बराबर हो जाएंगे। किसके बराबर हो जाएंगे, π/2 के बराबर हो जाएंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि सर अगर ये इंडिविजुअली सबके सब π/2 हैं, तो आपका किसी भी फंक्शन को उठा के देख लो, sin इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। जो यहां से x की वैल्यू निकलेगी वही y की वैल्यू होगी, वही z की वैल्यू होगी। तो बेटा ये कब पॉसिबल है, बताओ ये कब पॉसिबल है, आपको पता है, बोलो भाई ये कब पॉसिबल है। आप बोलोगे चलो सर एक काम करते हैं, x को ऐसे लिख देते हैं, चलो तुम्हारे लिए और इजी कर देते हैं। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1।
ठीक है। तो आपको समझ आ गया सर, यहाँ पे इन सब की वैल्यू 1 1 रखनी है, तो बेटा 1 + 1 + 1, क्योंकि पावर 100 है तो ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ 9 डिवाइडेड बाय अगेन 1 की पावर 101, ये सब 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, दैट इज आंसर आएगा 3 - 3 = 0। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, बस इसकी जिस तरीके से जितना बड़ा लग रहा है बच्चे घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है बेटा ऐसी प्रॉब्लम देख के। ये बहुत इजी सवाल है, प्रिंसिपल ब्रांच पे बेस्ड है, ये आप कर लोगे, मैं इसको होमवर्क में डाल रहा हूँ। मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन, चलो एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में टर्म 1 में, दिख रहा है आपको, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑब्वियस सी बात है, सॉल्व करते हैं इसको। कॉस इनवर्स 1/2 को अलग से सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं, फिर जो आपकी वैल्यूज आएंगी उसको ऐड कर देंगे। कॉस इनवर्स 1/2 के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल रेंज इसकी होती है बेटा 0 से पाए। 0 से पाए के अंदर मेरे को देखना है 1/2 कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और 1/2 का मतलब क्या है मेरा, कॉस के लिए हो जाएगा बेटा 60 डिग्री, दैट इज π/3। कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने? तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो देखो मैंने दिमाग में ही सॉल्व कर लिया है, आप लोगों के लिए मैं लिख भी देता हूं। तो यहां से आपके पास आएगा बेटा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, और ये कब होता है आपका 0 से पाई की रेंज में। अगर मैं बात करूं तो थीटा की वैल्यू 8 π/3, थीटा की वैल्यू 8 π/3। अब बात करता हूं बेटा साइन इनवर्स -1/√2 की, साइन इनवर्स -1/√2 ही है ना, हाँ, -1/√2। अगेन यू वुड डू हेयर साइन थीटा विल बी इक्वल टू -1/√2। अब ध्यान रखोगे कि इसकी प्रिंसिपल रेंज होती है -π/2 से π/2। अपने आप ही जितने जितने क्वेश्चंस करते जाओगे प्रिंसिपल रेंज दिमाग में बैठती चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि बेटा सर कैसे होगा, रटना पड़ेगा, रटना कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, अपने आप सारी चीजें ईजी हो जाएंगी। तो अब आपको पता है -π/2 से π/2 के बीच में अगर साइन को नेगेटिव करना है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, 0 से -π/2 वाली रेंज में जाना पड़ेगा। और -1/√2 कब होता है बेटा, आपको पता है ये होगा सर साइन ऑफ -π/4 पे। तो यहां से थीटा की वैल्यू -π/4 आ गई, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा आपका π/3 -π/4, दैट इज अगर आप इसका एलसीएम लेते हो 12 तो ये हो जाएगा 4 पाए -3 पाए, मतलब π/12 इसका आंसर आएगा, उत्तर आएगा। देखो ऑप्शन में दिख रहा है या सर ने कोई गलती करी है, नहीं दिख रहा है, सर ने कोई गलती नहीं करी है, रेड पेन से इसको मार्क कर देते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्लियर है? चलो बच्चों अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। इजी है लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा 11th का कॉन्सेप्ट इसमें याद होना चाहिए। देखो अंदर वाले के साथ डील कर लेते हैं पहले, फिर तो हम कर ही लेंगे। tan ऑफ 15 π/4, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। अब आपको पता है ये थोड़ी से मल्टीपल मेथड वाला जो आप 11th में सीख कर उस पर बेस्ड है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, tan ऑफ, जब आप इसको विजुअलाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सर 4 पाए से ना थोड़ा सा छोटा है, 4 पाए से थोड़ा सा छोटा है। तो 4 पाए से कितना छोटा है अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर π/4 छोटा है। अब आपको पता है 4 पाए आपका हॉरिजॉन्टल पे, हॉरिजॉन्टल बेटा इसको क्या बोलते थे, नॉन चेंजिंग लाइन, इसको क्या बोलते थे, चेंजिंग लाइन। तो आप नॉन चेंजिंग लाइन से π/4 नीचे आ रहे हो तो सबसे पहले तो tan की जगह बेटा tan ही रहेगा। और अब आप देखोगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का क्या गेम होता है बेटा, tan नेगेटिव होता है। क्या होता है, tan नेगेटिव होता है, तो आगे माइनस का साइन लगाओगे और ये एंगल को उतार दोगे, तो आंसर क्या आएगा बेटा, -1। तो आपको एक्चुअली निकालना क्या है, tan इनवर्स -1। आप इसको थीटा के बराबर लोगे, दिमाग लगाओगे कि tan इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज -π/2 से π/2 होता है, तो आपको पता चलेगा tan थीटा की वैल्यू -1 चाहिए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगी। बोलो हाँ या ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगी। कहां मिलेगी, अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो ऐसा सवाल कराया था, अभी तो ऐसा सवाल कराया था। इसको आप लिख सकते हो -tan π/4 and this can be written as tan of 0 - π/4, that is tan of -π/4, थीटा इक्वेट्स टू -π/4, मतलब इसका आंसर क्या है बेटा, -π/4। और अब इसको फाइनली डब्बे के अंदर बंद करता हूं। क्लियर है?
ऐसे हाथ चलने चाहिए बेटा एग्जाम टाइम पे। चलो एक साइन वाला क्वेश्चन कर लिया था हमने डोमेन का, एक बारी कॉस वाला क्वेश्चन भी कर लो आप। ठीक है, एक बारी कॉस वाला क्वेश्चन भी कर लो आप। कॉस इनवर्स मतलब 2x माइनस वन जो है बेटा, आप लोगों को पता है कि डोमेन क्या हो जाता है, -1 से 1। तो आपका ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब आपको पता है 2x आपका कहाँ चला जाएगा, 2 से लेके -1 + 1 0 के तक। अब यहां से आप लोगों को x की वैल्यू देनी है बेटा, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1 से लेके 0। चाहो तो एक बारी स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, फटाफट से देख लो, और फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो इस वाले क्वेश्चन को बना दो फटाफट से, 2013 का क्वेश्चन है बेटा, फटाफट से बना दो। पानी पीने का ब्रेक चाहिए होता है बस। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस। तो सबसे पहले कॉस इनवर्स √3/2 को लेते हैं बेटा, 0 से पाई बाय के बीच में। कहानी कब हो जाएगी √3/2, अब देखो मैं डायरेक्टली लिखना चालू कर रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब मैं नहीं लिख रहा इसको थीटा से इक्वेट करके, कॉस थीटा √3/2 कब दिखेगा आपको ऑलरेडी पता है कि ये आता है भैया 30 डिग्री पे, तो इसको आप π/6 के बराबर डायरेक्टली लिख दो। प्लस कॉस इनवर्स -1/2, देखो माइनस वाले साइन में अभी भी हम धीरे से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता है कि कॉस थीटा आपका -1/2 के बराबर है, 0 से पाई की रेंज है इसकी, तो ये π/2 से पाई में पाई के बीच में कॉस नेगेटिव दिखता है, तो आंसर आपका π/2 से पाई के बीच में आना चाहिए। तो आपको पता है, सबसे पहले लिख लेते हैं बेटा -1/2 कब आ रहा है, तो कॉस थीटा आपका -1/2 आता है, अगर मैं बात करूं तो 60 डिग्री पे आता है 1/2, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस π/3। ठीक है, अब आपको पता है कि भैया जी इसको कैसे कन्वर्ट करना है, इसको कैसे कन्वर्ट करना है, ऐसे कन्वर्ट करना है कि हमारी जो थीटा की वैल्यू है, जो वैल्यू है वो π/2 से पाई के बीच में आ जाए। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो बेटा, इसको लिख सकते हो कॉस ऑफ पाई माइनस π/3। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज नहीं होता है रेशियो, और फिर आप सेकंड क्वाड्रेंट में रहना चाहते हो, तो इसलिए आप पाई माइनस π/3 कर रहे हो, तो आपको माइनस कॉस π/3 के बराबर दिखेगा। तो ये किसके अब क्या आ जाएगा बेटा, यहां से कॉस ऑफ 2π/3। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2π/3। तो ये हो गया प्लस 2π/3। तो अब आप इसको ऐड करोगे, तो एक काम करो, इसको लिख लो 4π/6 प्लस π/6, तो आंसर हो जाएगा आपका 5π/6। आंसर हो जाएगा आपका 5π/6। क्लियर है बेटा, चंगा जी, कोई मुसीबत तो नहीं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन बोर्ड एग्जाम में बहुत बारी पूछा जा चुका है ये वाला सवाल। आपको x की वैल्यू निकालनी है, कि इक्वेशन फॉर्मेट में दिया हुआ है इनवर्स फंक्शंस को इन्वॉल्व करके। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, कॉट इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अगर मैं बात करूं तो π/2 माइनस ऑफ tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 है ना, माइनस तो नहीं है ना, हाँ। तो आपको पता है tan इनवर्स √3, अब ये सिंपल है क्योंकि अंदर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये √3 है, -√3 होता था फिर भी बच्चे फंसते हैं, सोचना पड़ता है, इसलिए इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ जी। अब आपकी रेंज क्या है बेटा, -π/2 से π/2 की रेंज है tan इनवर्स की, और आपको √3 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा 60 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा आपका π/3 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, π/3 के बराबर। तो ये π/2 माइनस π/3 किसके बराबर आएगा बेटा, अगर मैं बात करूं 6, आप एलसीएम ले लो, 3π माइनस 2π, तो ये हो जाएगा π/6। और ये किसके बराबर है बेटा, कॉट इनवर्स x के बराबर है। बस अब यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। कॉट इनवर्स x आपका π/6 के बराबर है, तो कॉट π/6 ही तो बताना है सिर्फ, है ना भैया जी। कॉट π/6 क्या मतलब कॉट 30 डिग्री, तो यहाँ से आपका x क्या आ जाएगा, √3 के बराबर आ जाएगा, बस आंसर आ गया।
चलो बेटा, ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए दे रहा हूं मैं, बहुत इजी है, आप लोग इसको ट्राई करना, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, वहां से आप इसको देख सकते हो, या फिर आप चाहो तो अभी स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैं थोड़ा सा होल्ड कर करके आगे जा रहा हूं। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी का सवाल है, मेरे को लगता है मेजॉरिटी बच्चों ने ये किया होगा, तो इसको हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। अब देखो बेटा, आपको क्या बोला हुआ है, साइन इनवर्स दिस को इसके बराबर प्रूफ करो ये, और सेकंड पार्ट में ये। अगर मैं यहां पे देखूं इसकी, देख क्वेश्चन की ना टाइप से पता चल जाता है, 1 - x², 1 - x², तो आपको पता है यार 1 - sin² थीटा भी मैं जानता हूं क्या होता है, 1 - cos² थीटा भी जानता हूं। तो अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में बेटा x की जगह साइन थीटा रख दूं, ध्यान से समझना, x की जगह साइन थीटा रख दूं, तो ये 1 - sin² थीटा हो जाएगा, दैट मीन्स cos² थीटा हो जाएगा। cos² थीटा का अंडर रूट करोगे तो cos थीटा आएगा, है ना, cos थीटा आएगा बेटा, और बाहर आपका क्या हो जाएगा, 2 × sin थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। देखते ही आपको 11th की याद आएगी, और आप बोलोगे सर ये sin 2 थीटा के बराबर है। साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा क्या होगा, तो बेटा यहां पे मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ sin x या फिर कॉस इनवर्स ऑफ cos x किसके बराबर है, x के बराबर है, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज है, ये सब आपको पता होगा, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होती है। तो यहां से आपको पता चल गया कि साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, और थीटा हमने क्या लिया था, साइन थीटा हमने क्या लिया था बेटा, हाँ एक्स हमने क्या लिया था, साइन थीटा के बराबर लिया था। तो यहां से आपको समझ आएगा कि साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो बस यही पुट कर दो यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा मेरा 2 sin 1x, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो cos इनवर्स x चाहिए ना राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे x की जगह क्या डालो बेटा, cos थीटा डालो। जब आप x की जगह cos थीटा डालोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 - cos² थीटा, मतलब sin² थीटा का रूट sin थीटा, और यहाँ पर आएगा 2 × cos थीटा, ठीक है, बोलो आया ना। अब बेटा करोगे साइन इनवर्स, अगेन sin 2 थीटा आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 थीटा के बराबर आएगी। इस बार अब आपने x को क्या लिया था, cos थीटा लिया था, तो आपका cos इनवर्स x क्या हो जाएगा बेटा, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो थीटा की जगह आप ये डाल दोगे तो आंसर हो जाएगा 2 cos इनवर्स x, कहानी खत्म, ठीक है, डन भाई। चलो अब आते हैं यहाँ, tan इनवर्स, ये एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, तो इस क्वेश्चन को आराम से समझना, क्योंकि इसमें आपकी 11th की ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से यूज हो रही है। जो मैं बोल रहा था कि अगर आपके बेसिक्स नहीं स्ट्रांग होंगे तो बेटा थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाय 1 - sin x को हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो बेटा cos x डिवाइडेड बाय, सिर्फ मैं इसको पिक्चर में ले रहा हूं पहले, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है बेटा कि आपको इसको ना कुछ tan की फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। tan इनवर्स tan आएगा तो मेरा फॉर्मूला लग जाएगा, है ना, tan इनवर्स tan x क्या होता है बेटा, x के बराबर होता है, वाला फॉर्मूला मेरा लग जाएगा। तो आप लोग इसको tan के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए ना कुछ काटा पीटी करनी पड़ेगी। तो cos x को अगर मैं देखता हूं बेटा, क्योंकि यहां पे मेरे को ना 1 दिख रहा है, क्यों कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, यहां पे मेरे को 1 दिख रहा है, तो 1 कैन बी रिटन एज cos² x प्लस sin² x, या फिर यहां पे मैं लिख सकता हूं cos² x/2 प्लस sin² x/2, ठीक है। और sin x क्या हो सकता है बेटा, 2 sin x/2 इंटू cos x/2, तो यहां से मेरी आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगी। जब ये आइडेंटिटी फॉर्म होगी तो नीचे मेरे को दिख रहा है दिस कैन बी रिटन एज cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर, तो ऊपर भी मेरे को ना कुछ उसी फॉर्मेट में बनाना है। तो आपको पता है भैया जी cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, cos² थीटा माइनस sin² थीटा। तो फटाफट से cos x की वैल्यू लिख दो, किसके बराबर आएगी बेटा, एंगल को हाफ कर देंगे, cos² x/2 माइनस sin² x/2, और नीचे वाले को क्या लिख सकते हो, cos² x/2 प्लस sin² x/2 माइनस ऑफ sin x को कैसे लिख सकते हैं बेटा, 2 sin x/2 इंटू cos x/2। तो ये बेटा क्या चीज बन गई, ये आइडेंटिटी बन गई नीचे। तो आपका सवाल कहां तक पहुंच जाएगा, सवाल पहुंच जाएगा
कॉस स्क्वायर एक्स बाय में 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय में 2 डिवाइडेड बाय में कॉस एक्स बाय में 2 माइनस साइन एक्स बाय में 2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देखो नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो क्या बचेगा बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे मेरे पास बचेगा कॉस एक्स बाय में 2 प्लस साइन एक्स बाय में 2 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाय में 2 माइनस साइन एक्स बाय में 2। अब बेटा देखो, आपको tan की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था, स्टार्टिंग से ही उद्देश्य ये था। पूरे ऊपर नीचे आप cos x बाय 2 से डिवाइड मार दो, ठीक है। चलो मैं इसको यहां पे ले आता हूं, इसको आप ऊपर नीचे cos x बाय 2 से डिवाइड मार दो, तो आपको कहानी कहां दिखेगी, आपको कहानी कहां दिखेगी बेटा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan x बाय 2, देखो आ गया। और आपको जब ये दिखेगा तो आपके दिल में थोड़ी सी धड़कनें तो तेज होंगी कि सर ये तो बहुत अच्छी कुछ चीज थी, फॉर्मूला था सर, 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x। याद आ रहा है कैसे आप tan a प्लस b के फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके, बेटा ये कुछ नहीं है, ये tan पाई बाय 4 होता है। तो एक्चुअली ये जो है ना, दिस इज नथिंग बट tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। देखो tan के अंदर एंगल आ गया जो हमको चाहिए था। अब इसके बाहर भैया जी ओरिजिनल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग tan इनवर्स भी था, तो बस tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होता है, x के बराबर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसका। क्लियर है, क्लियर है भाई। चलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करवा रहा क्योंकि ऑलरेडी आपका सेशन बहुत लंबा हो गया, ऑलरेडी 90 मिनट्स हो गए हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे आपको x को सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि जो ये अंदर है ना, ये आपने कुछ tan 3 थीटा टाइप का पढ़ा होगा फॉर्मूला 11th क्लास में, उससे आप रिलेट करोगे तो आपको समझ आएगा कि सर x को a tan थीटा डालना पड़ेगा। जब आप x को a tan थीटा डालोगे तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी बेटा कुछ और भी सवाल हैं यहाँ पे जो आप लोगों को मैं पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा, आप लोग ये क्वेश्चन जरूर कर लेना ध्यान से। यहाँ पे बेटा मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। आई होप आपको इसका वन शॉट भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फंडेज क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से अब क्लियर हो गए होंगे। अब जाके एक बार एनसीईआरटी को रिवाइज मारना, सारे क्वेश्चन करना, मैं गारंटी दे रहा हूँ एक भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। इसके साथ साथ 2 चैप्टर में वन शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर चुका हूं, पार्ट वाइज भी कवर कर चुका हूं। अब आती है मैट्रिक्स की बारी। मैट्रिक्स का वन शॉट भी आपको नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगा। ऐसे ही मैं बता रहा हूं 2 महीने या 2.5 महीने के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा मैं। उसके बाद प्रैक्टिस होगी, बस मेंटी क्विजेज होंगे, प्रैक्टिस होगी, तो बहुत मजा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब सीरियस होने का टाइम आ गया। अगस्त तक मस्ती कर ली तुम लोगों ने बहुत, अगस्त के बाद अब मोमेंटम बना के पढ़ेंगे। Thank you so much. Gagan Makkad is signing off. I'll see you again in next session. Bye bye guys. Take care.